हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का आपके चैनल अभिषेक सर क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम सीटेट 2020 के लिए पर्यावरण अध्ययन और साथ में शिक्षण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिनकी संख्या कितनी है 15 है। ठीक ना, ये जो 15 आपके क्वेश्चन होंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये आपको जो है एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ठीक ना, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आप जो है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जो है आपको 15 क्वेश्चन से लगभग 20 या 25 क्वेश्चन आपको कवर कराए जाएंगे, जो आपके एग्जाम बेस पर काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, जिनकी आने की संभावना अब की बार सीटेट में काफ़ी ज़्यादा चांस बनेगा। तो यहाँ पहला क्वेश्चन लिखा गया है, नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तु को देख सकते हैं। ठीक ना, क्या कहा गया है कि मनुष्य की अपेक्षा वो 4 गुना अधिक दूरी को जो है आसानी से देख सकते हैं। ठीक ना, तो देखिएगा पहला ऑप्शन दिया गया है मधुमक्खी, मच्छर व तितली, दूसरा है बाज, तेंदुआ व सांड, तीसरा ऑप्शन है सांप, रेशम कीट व छिपकली और चौथा ऑप्शन है चील, गरुड़ या फिर गिद्ध। तो राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर होगा DJ राइट आंसर। ठीक ना, DJ राइट आंसर। ठीक ना, और यहाँ से एक क्वेश्चन आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पूछा जाता है कि 6 गुना अधिक दूरी वस्तु को देख सकता है मनुष्य की अपेक्षा, तो वह कौन सा होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब 6 गुना की बात किया जाएगा तो वहाँ आपका होता है शेर और चीता। ठीक ना, शेर और चीता यह 2 जानवर होते हैं जो मनुष्य की अपेक्षा 6 गुना अधिक दूरी को देख सकते हैं। ठीक ना, और जब भी 4 गुना की बात की जाए तो आप लगाएंगे अपना ऑप्शन कौन सा, DJ राइट ऑप्शन, यानी चील, गरुड़ और गिद्ध की बात की गई होती है। आइए इसको हम ट्रिक से समझ लेते हैं कि आपको कभी जो है भूल नहीं सकते हैं कि 4 गुना आएगा तो किसको मारेंगे और 6 गुना आएगा तो किसको राइट आंसर मारेंगे। चलिए देखते हैं, दोबारा आप कभी भी नहीं भूलेंगे इस बात को। देखिएगा, अगर हम 4 गुना की बात करें, ठीक है ना, 4 गुना की बात करें तो आपको पता है कि जो चील होता है, गरुड़ होता है, गिद्ध होता है, इनके कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। ठीक ना, और 2 ही आंखें होती हैं, अर्थात टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक ना, तो इस 4 से आप इस 4 को रिलेट करके चलते हैं, यानी 2 पैर और 2 आंख यानी 4 हो गए, और ये 4 गुना अधिक जो है दूरी को देख सकते हैं मनुष्य की अपेक्षा में। लेकिन अगर जो है शेर और चीता की बात कर ले तो उनको पता है कि आपको कि 4 पैर होते हैं और 2 आंख होते हैं, अर्थात टोटल कुल कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक, तो इस तरीके से 4 पैर हैं और 2 आंख, कुल कितने हो गए, 6 हो गए, और ये मनुष्य की अपेक्षा 6 गुना अधिक दूरी को आसानी से देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है इसको याद करके रखिएगा। 4 और 6 गुना पूछा जाए तो 4 में आप चील, गरुड़, गिद्ध लगाएंगे और 6 में शेर और चीता। तो हमको आशा करते हैं आपको जो है यह क्वेश्चन काफ़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में लिखा गया है, एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में बांस, अन्य खरपतवार जो कुछ भी हो जाता है उसको जो है जला दिया जाता है, और जो जलने के बाद जो राखी होती है वह भूमि को उर्वरक बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाता है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता है, उस पर बीज छिड़क दिया जाता है, इसको हम क्या कहेंगे। ठीक ना, तो ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहा है, 4 ऑप्शन दिया गया है। एक आपका है झूम खेती, दूसरा है सिंचाई खेती, तीसरा है सहकारी खेती, चौथा है सीढ़ीनुमा खेती। तो इसका राइट आंसर होगा AJ राइट आंसर। ठीक ना, ऐसी खेती को क्या कहते हैं, झूम खेती कहा जाता है। यानी झूम खेती में क्या होता है, किसान क्या करता है, यानी जंगली जो पेड़ पौधे, झाड़ियाँ होती हैं उसको जो है जला करके, काट करके साफ़ करता है। उसके बाद जलाने के बाद जो राखी होती है उससे वह खेत क्या होता है, उर्वरक हो जाता है, और उर्वरक होने के बाद वहाँ जो है फसलों की बुआई की जाती है। ठीक ना, और फसल की बुआई तब तक होती है जब तक वह मिट्टी क्या होती है, उर्वरक बनी रहती है। उसके बाद जब उसकी उर्वरकता खत्म हो जाती है तो उसको छोड़ करके जो है दूसरे जगह वह स्थानांतरित हो जाते हैं। इसलिए इस खेती को क्या कहा जाता है, स्थानांतरण कृषि खेती भी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक ना, उसके बाद यही प्रक्रिया दूसरे स्थान पर करते हैं लोग। तो आशा करते हैं आपको यह क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा, इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, झूम खेती, यानी AJ राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यहाँ आप देख पा रहे हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र यानी बीन को बजाता है तो सांप उनकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप जो है वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा होता है। ठीक ना, क्वेश्चन में कहा गया है कि जब सपेरा अपने बीन को बजाता है तो सांप क्या करता है, अपने सिर को इधर उधर घुमाने लगता है। तो इस जो है अनुक्रिया को आप
अपने अनुसार क्या कहेंगे क्वेश्चन में पूछ। देखिएगा पहला ऑप्शन है उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, ठीक ना, उस वाद्य यंत्र की गति को देख करके, उस वाद्य यंत्र को सूंघ करके, उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुन करके। इसमें आपका राइट आंसर होगा ए इज ए राइट आंसर। क्या होता है, उस वाद्य यंत्र के द्वारा उत्पन्न जो कंपन होते हैं उसके प्रति क्या करता है, अनुक्रिया करता है, ठीक ना, इसलिए ए जे आपका राइट आंसर होता है। और आपको लगता है कि वह क्या कर रहा है, डांस कर रहा होता है, जबकि क्या करता है वह उस वाद्य यंत्र के द्वारा जो कंपन उत्पन्न हो रहा है उसके प्रति क्या करता है, अनुक्रिया करता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि परिवार एक इकाई होती है, ठीक ना, जिसमें माता पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, यह कथन कैसा है। तो देखिएगा पहला दिया गया है, मतलब आपसे कहा गया है कि परिवार एक इकाई होती है जिसमें माता और पिता और 2 उनके बच्चे होते हैं, यह कथन कैसा है। तो यहाँ पहला ऑप्शन है सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इस प्रकार के होते हैं। दूसरा दिया गया है सत्य नहीं है, क्योंकि इस पर कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। तीसरा ऑप्शन है सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता, ठीक ना। और आपका चौथा ऑप्शन है सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का ही आकार होता है। तो आप देख पा रहे हैं आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे। चारों ऑप्शन में आपका सबसे बेटर ऑप्शन जो होगा वो कौन सा होगा, सी इज ए राइट आंसर, ठीक ना। क्या कहा गया है, सही नहीं है, ठीक ना, यानी ऐसा परिवार सही नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि उस परिवार में केवल एक ही प्रकार के लोग होते हों, ठीक ना, यानी उनका वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। ऐसे मतलब परिवार का वर्गीकरण हम नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि उस परिवार में क्या हो गए, माता पिता भाई बहन, ठीक ना, दादा दादी आदि लोग भी हो सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5वां यहाँ लिखा गया है, मानव के पेट में अमाशय रस की प्रकृति, यहाँ डैश है, होती है, यानी कैसी होती है, और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। यानी मानव के पेट में अमाशय रस में कौन सी ऐसी मतलब प्रकृति होती है जो वह भोजन को पचाने में सहायता करता है। तो ध्यान दीजिएगा इसका राइट ऑप्शन होगा ए इज ए राइट ऑप्शन, यानी कौन सा होगा, अम्लीय होता है, ठीक ना, क्षारीय नहीं होता है, उदासीन नहीं होता है, उभयधर्मी नहीं होता है, कौन सा होता है, अम्लीय होता है, ठीक ना। अम्लीय ही होता है जो भोजन को आसानी से पचा देता है। और आपको पता है कि इसका पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है, ठीक ना। इसका पीएच मान कितना होता है अम्लीय का, 7 से कम होता है। जो क्या होता है, यह एक रासायनिक यौगिक होता है, ठीक ना। कैसा होता है, रासायनिक यौगिक होता है जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन का निर्माण करता है, जिससे भोजन जो है आसानी से पच जाता है। जैसे आपका कौन सा होता है, एसिड अम्ल होता है, सिरका या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ठीक ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका 5वां क्वेश्चन हो चुका है। अगला आपका 6वां क्वेश्चन है। 6वें क्वेश्चन में कहा गया है, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचार में से किन पर ध्यान रखेंगे। यानी यह जो आपके ऊपर ही मतलब निर्भर करके क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कहा गया है कि अगर आप पर्यावरण अध्ययन करा रहे हैं तो कक्षा में सामूहिक क्रिया का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित में से कौन सा विचार करके जो है ध्यान में रखेंगे कि पर्यावरण अध्ययन आप कराएं। तो यहाँ पहला ऑप्शन है बच्चों की रुचि का ध्यान हो। दूसरा ऑप्शन है बच्चों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, इनमें मूल्यांकन सामग्री लगी हो। चौथा ऑप्शन है सभी धर्म और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे, ठीक ना। अब देखिएगा यहाँ आपको 4 दिए गए थे, अब यहाँ से आपको जो है रिलेट करना है कि कौन कौन से सही हैं, ठीक ना। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा सी इज ए राइट ऑप्शन, ठीक ना, सी इज ए राइट ऑप्शन, यानी सी वाला सही होगा। तो देख लीजिएगा सी में कौन कौन से आते हैं, यानी ए बी और डी आता है, ठीक ना। कौन कौन से आते हैं, ए बी डी, यानी बच्चों को क्या होना, आपको ध्यान में रखना है कि बच्चों की रुचि को ध्यान में आप रख कर पढ़ाएंगे, ठीक ना। यानी बच्चों की रुचि किस में लग रही है उस चीज़ को आप ध्यान में रख के पढ़ाएंगे, ठीक। और जो है आपको यह ध्यान देना होगा कि लड़कों और लड़कियों में समान रूप से वह रुचिकर लगे, ठीक ना। क्या हो, लड़कों और लड़कियों को वह समान रूप से रुचिकर लगे। और क्या है, आपको सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को भी रुचिकर लगना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रख करके जो है आप पर्यावरण अध्ययन के बारे में सामूहिक रूप से अध्ययन कराएंगे, ठीक ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका 7वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है, नीचे पौधे के बारे में बच्चों के कुछ सहानुभूत विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से सही है, यानी ठीक है, ठीक ना। तो देखिएगा पहला दिया गया है घास
पौधा नहीं है, ठीक ना। पहला ऑप्शन आपका है कि घास पौधा नहीं है। दूसरा ऑप्शन है कुछ सब्जियां फल होती हैं। और तीसरा ऑप्शन है बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होता। और चौथा ऑप्शन है गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं हैं, ठीक ना। इसका जो राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन आपका बी इज ए राइट ऑप्शन। यानी कौन सा सबसे ठीक होगा कि कुछ सब्जियां फल होती हैं, ठीक ना, कुछ सब्जियां फल होती हैं, यह इसका यानी बी इज ए इसका राइट आंसर होगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब भी बात की जाएगी, ठीक ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा 8वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है, ठीक ना, शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। तो इसका पहला ऑप्शन कौन सा है, बच्चों के पुनः चक्रण और पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझाने देने के लिए, ठीक ना। दूसरा ऑप्शन है कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना। तीसरा ऑप्शन है कक्षा में श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्माण करना। चौथा ऑप्शन है बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना, ठीक ना। तो अब सीटेट के हिसाब से जो इसका राइट आंसर होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज ए राइट आंसर, ठीक ना। कौन सा होगा, सी इज ए राइट आंसर, यानी सी वाला इसका सही ऑप्शन होगा कक्षा में श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्माण करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा 9वां क्वेश्चन होगा। 9वें क्वेश्चन में कहा गया है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है रूखी और बच्चों द्वारा समझाने में कठिन होनी चाहिए, जो कि क्या है, गलत हो गया, क्योंकि कभी भी जो है हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो अपने कठिन भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक। आप जो है अपने क्वेश्चन को निगेटिव, अगर आपको जैसे क्वेश्चन का ऑप्शन आपको निगेटिव लगे तो आप उसको तुरंत कैंसिल कर सकते हैं, ठीक ना। इस प्रकार से आप निगेटिव क्वेश्चन को ऑप्शन को छांट करके आप सही ऑप्शन का पता लगा सकते हैं। जैसे यहाँ कहा गया कठिन होना चाहिए, जो क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक। आगे है परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाए जाने चाहिए। तो जब भी जो है परिभाषा पर अगर बल दिया जाए, ठीक ना, परिभाषा पर बल दिया जाए तो भी वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक। आगे कहा गया है तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, ठीक। ये कुछ हद तक होना चाहिए, फिर आगे और देखते हैं कि सबसे बेटर क्या हो सकता है। तो आगे लिखा गया है बच्चों की दिन प्रतिदिन की भाषाओं से संबंधित होना चाहिए, ठीक। यह क्या हमारा सबसे राइट आंसर होगा, यानी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में कौन सी भाषा प्रयुक्त होनी चाहिए। यानी बच्चों को अगर आप पढ़ा रहे हैं पर्यावरण, तो आप अपनी भाषा को किस प्रकार से जो है प्रयुक्त करेंगे बच्चों के अंदर, तो किस प्रकार से बच्चों की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित होनी चाहिए, ठीक ना। ये ऐसा नहीं कि बहुत हाई लेवल में जो है भाषा प्रयुक्त की गई हो पाठ्य पुस्तक में, जिससे जो है बच्चे जिसको जो है समझ नहीं पा रहे हों, इस प्रकार से नहीं। जो जिस प्रकार से बच्चे जो है अपने दिन प्रतिदिन में भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वैसा जो प्रयुक्त होना चाहिए पाठ्य पुस्तक में, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन हमारा है। 10वें क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। यहाँ आपको जो है 10 से लेकर के 12 तक जो भी आपके क्वेश्चन हैं उसके आधार पर जो है यहाँ से जो है क्वेश्चन रिलेट होगा, ठीक। तो देखिएगा क्वेश्चन में कहा गया शिक्षक द्वारा प्रदर्शित, यहाँ एक होगा, एक कटोरे में पानी उबालने और उसका वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद 7 से 8 वर्ष के बच्चों के द्वारा दिया गया उत्तर इस प्रकार है, ठीक ना। यहाँ क्या होगा, थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, दिया गया होगा, ठीक ना, दिया, ठीक। कहा गया शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबाला और उसका जो है वाष्पीकरण हो जाने के लिए वो प्रयोग कर देखने के बाद 7 से 8 वर्ष के बच्चों के द्वारा जो है वो दिए गए उत्तर का जो है देखने चाह रहे हैं किस प्रकार से जो बच्चे जो 7 से 8 वर्ष के हैं वो अपने जो है किस प्रकार से उत्तर जो है दे रहे हैं उस वाष्पीकरण की प्रक्रिया को देखने के बाद। तो देखिएगा बच्चों ने कहा कि पानी गुम हो गया, कटोरे में पानी सोख लिया, आग ने पानी पी लिया, भगवान ने पानी पी लिया। इस प्रकार से जो है बच्चों के उत्तर आ रहे हैं। तो इसके हिसाब से जो है आपका 10वां क्वेश्चन बन रहा है कि ये उत्तर बच्चे और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं, ठीक ना। जो ये उत्तर निकल के आ रहे हैं, जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया को देखने के बाद जो 7 से 8 वर्ष के बच्चे हैं जो उन्होंने इस प्रकार से उत्तर दिया है, इसको देखने के बाद जो है उनके अंदर क्या विचार आया होगा जो उन्होंने इस प्रकार के उत्तर दिए हैं। तो देखिएगा पहला लिखा गया है बच्चे अच्छे अवलोकन नहीं कर पाते, ठीक ना। दूसरा है जब भी आपने देखा कि क्या है नकारात्मक सेंस आया, आप तुरंत उस ऑप्शन को गलत जो है नेगेटिव में ले लेंगे। आगे लिखा गया है वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पनीय विचार हैं, ठीक ना। आगे लिखा गया है बच्चों के उत्तर तर्क संगत नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया।
बच्चों की सोच गलत है, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अभी छोटे से बच्चे हैं, उन्होंने जो जैसे कई बच्चे हैं, ठीक ना, 7 से 8 वर्ष के उम्र के कई बच्चे हैं, उन्होंने क्या किया, एक बच्चा जो है कुछ और कहा, दूसरे बच्चे ने कुछ और कहा, तीसरे ने कुछ और कहा, सबने क्या किया, अलग अलग जो है अपने मत को विचार की मतलब जो प्रस्तुत किया। इसलिए आपका बी जे राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी बी आपका जो है सबसे सही आंसर होगा कि सभी बच्चों ने वाष्पीकरण के बारे में क्या बताया, विकल्पनीय विचार रखा है, यानी किसी का सेम नहीं रहा, सबने अलग अलग अपना विचार प्रस्तुत किया, इसलिए सबका क्या हो जाएगा, विकल्पनीय विचार होगा। इसलिए आपका बी जे राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका 11वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि शिक्षक को इन उत्तर का सामना किस प्रकार करना चाहिए, ठीक ना, जो बच्चों ने उत्तर दिया था उस उत्तर का जो है एक शिक्षक जो है किस प्रकार से सामना करेगा। तो देखिएगा यहाँ पहला ऑप्शन है, उनके विचारों तथा उन्हें पहुँचाने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करेगा। दूसरा है, बच्चों को बता दे कि वह गलत हैं, ठीक ना। तीसरा ऑप्शन है, जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करेगा। चौथा ऑप्शन है, वाष्पीकरण की परिभाषा दे और बच्चों को उसे याद रखने के लिए कहा। जब भी याद करने के लिए बात की जाएगी तो वह ऑप्शन तुरंत क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक ना। परिभाषा और याद करने की अगर बात रटाने की बात की गई है तो एनसीएफ 2005 साफ साफ विरोध करता है कि आप बच्चों को जो है रटा नहीं सकते हैं, आप उसको सिर्फ जो है उसके पूर्व ज्ञान के अनुसार वातावरण से जोड़ करके आप उसको समझा सकते हैं, रटाने पर आप बल नहीं दे सकते हैं, ठीक। एनसीएफ ने साफ साफ विरोध किया है, एनसीएफ सन 2005 ने। जिसका जो राइट ऑप्शन होगा, इसका राइट ऑप्शन सी जे राइट ऑप्शन होगा, यानी जल चक्र का आप क्या करेंगे, मानक चित्र यानी चार्ट प्रदर्शित करेंगे और उसको उस चार्ट की सहायता से जो है बच्चे को आप आसानी से सरल भाषा में जो है उचित ढंग से उसको समझाएंगे, ठीक ना, जिससे बच्चे उस चार्ट को देख करके अच्छे से समझ सकें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका 12वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है, ठीक ना। कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है जब भी आप वाष्पीकरण विषय पर बच्चों को विविध सोच का आकलन कर रहे होते हैं। तो देखिएगा पहला ऑप्शन है, जल चक्र का आरेख बनाइए और उससे नामांकित कीजिए, ठीक ना। दूसरा ऑप्शन है, जल चक्र के 5 लाभ लिखिए। तीसरा ऑप्शन है, क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं, ठीक। चौथा है, जल चक्र के क्रम में सोपानों की सूची बनाइए। देखिएगा इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी जे राइट ऑप्शन, यानी आप बच्चों को बताएंगे कि अगर जल मतलब आप बच्चों को किस प्रकार से समझाएंगे, आप इस प्रकार समझाएंगे अगर जल चक्रण होता ही नहीं तो क्या होता, ठीक ना। इस विषय पर जो है उसको आप समझाएंगे तो बच्चे उसको जो है जानने के लिए उत्सुक होते होंगे कि अगर जल चक्र नहीं होगा तो क्या होगा। तो देखिएगा आप उसको इस तरीके से समझा सकते हैं कि वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आप क्या करेंगे, आकलन करने के लिए बच्चों से क्या करेंगे, प्रश्न किए जाएं ताकि वह जो है जल चक्र को आसानी से समझ सकें। इससे जो है इससे बच्चे जो है पूर्व में शिक्षक द्वारा बनाए गए चार्ट से क्या करेंगे, विविध प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे। यानी क्या होगा कि आप एक जो है पहले बच्चों को अच्छे से समझाएंगे, ठीक ना। उसके बाद जो है आप उनसे प्रश्न करेंगे, उसके बाद उस प्रश्न को जो है चार्ट से रिलेट करके उसका आंसर सही से देंगे, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ लिखा गया है 13वें क्वेश्चन में कहा गया है, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न यानी डिजाइन होते हैं क्यों, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिएगा पहला ऑप्शन कहा गया है, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, ठीक ना। उनकी त्वचा पर जो ये विभिन्न डिजाइनें होती हैं उनके बालों के कारण होता है कहा गया। दूसरे ऑप्शन में कहा गया है, उस जलवायु के कारण होता है जिसमें वे रह रहे होते हैं, ठीक। और तीसरे में कहा गया है कि यह डिजाइन जो है उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं। और चौथा ऑप्शन है, परिवर्तन प्रकाश के कारण होता है, ठीक। यानी क्या कहा गया है, यह डिजाइन जो है प्रकाश के परिवर्तन के कारण होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए राइट ऑप्शन होगा, यानी पहला उसका सही ऑप्शन होगा कि क्या होगा, यह जो डिजाइनिंग होती है पशुओं की त्वचा पर वो क्या होती हैं, उनकी त्वचा पर बाल के कारण होती हैं, ठीक ना। इसलिए आप इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ए राइट ऑप्शन। जैसे आप देखते होंगे कि बाघ होता है, जिराफ होता है, बकरी होती हैं, उनके ऊपर क्या होते हैं, एक पैटर्न नुमानी जो है एक आप देखते हैं डिजाइन यानी पैटर्न बनी होती है, वो क्या होती है, उनके बालों के कारण ही आपको दिखाई देती हैं, ठीक ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका 14वां क्वेश्चन है। 14वें क्वेश्चन में कहा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है और आगे पूछे जाने की भी संभावना बनती है। क्वेश्चन में कहा गया है, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्ष से रह रहा है, उस जंगल भूमि पर उसने पैदा होने वाली वस्तुओं
पर अधिकार है, यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है। यानी क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्ष तक रह रहा है और जिस भूमि पर वह खेती कर रहा है यानी अनाज उत्पन्न कर रहा है, उस पर उसको अधिकार दे दिया जाता है कि वह भूमि उसकी हो गई है, ठीक ना। तो यह जो है जनादेश किसके द्वारा दिया गया है, कहा गया है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894। दूसरा है संविधान यानी अनुसूचित जाति आदेश या संशोधन विधेयक सन 2012 के अनुसार, भारतीय जंगल अधिनियम 1927 के अनुसार, या जंगल अधिकार अधिनियम सन 2007 के अनुसार। इसका जो राइट ऑप्शन होगा डीजे राइट ऑप्शन, यानी किसके जनादेश के द्वारा यह जो आदेश दिया गया है, जंगल अधिकार अधिनियम सन 2007 के द्वारा यह आदेश दिया गया है, ठीक ना। कहा गया है कि जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्ष से अधिक का मतलब अधिक रह चुका होगा, उसको उस भूमि पर क्या कर दिया गया है, अनाज उत्पन्न करने के लिए उसको अधिकार दे दिया गया है। यह अधिनियम सन 2007 जंगल अधिकार अधिनियम सन 2007 के द्वारा मान्यता उसको प्रदान कर दी गई है। यह अधिनियम जनजाति व अन्य परंपरागत वनस्पतियों को यह अधिकार जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1923 के तहत जो है छीन लिया गया था, उन्हें वह पुनः प्राप्त कर दिया गया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस जो है पार्ट का, ठीक ना। तो यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलाने वाले रोग का समुच्चय कौन सा है, ठीक ना। यानी कौन सा रोग जो है मच्छरों के द्वारा फैलता है, निम्न में से जो ऑप्शन दिए गए हैं कौन इसमें से सही समुच्चय कौन सा है उसके बारे में पूछा गया है। तो देखिएगा, कहा गया है डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया मच्छर के द्वारा फैलता है, या फिर जो है मियादी बुखार हैजा चिकनगुनिया। तीसरे में कहा गया है मलेरिया HIV एड्स या डेंगू, और चौथे में कहा गया है HIV एड्स हैजा और डेंगू। इसमें से कौन सा समुच्चय यानी कौन सा समूह सही है जो मच्छरों के द्वारा फैलता है, ठीक। तो इसका राइट ऑप्शन होगा AEJ राइट ऑप्शन, यानी डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया यह रोग जो है मच्छरों से फैलता है, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।